10 जून 2025 सुबह के करीब 7 बजे होते हैं जब बिहार के बरौनी से एक मुंबई बांद्रा के लिए ट्रेन निकलती है। उस ट्रेन में 3 लोग जो एक ही परिवार के होते हैं, माता पिता और उनकी इकलौती एक जवान बेटी, वो तीनों के तीनों एक ऐसे डिब्बे में चढ़ जाते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। स्लीपर वो कोच होता है, लेकिन इनकी टिकट कंफर्म ना होने की वजह से इन्हें कोई भी बैठने नहीं देता। कभी तो ये दूसरी सीट पर जाते तो कभी तीसरी सीट पर जाते। हर कोई व्यक्ति इनसे यही कहता कि आप आगे देख लीजिए, यहाँ पर जगह नहीं है। दोस्तों, वहीं पर एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र लगभग 28 साल होती है, ये पूरा वाकया देखता रहता है और उसके बाद इनसे आग्रह करता है कि आप मेरी सीट पर आकर बैठ जाइए। दोस्तों, ये लोग उस लड़के की तरफ देखते रह जाते हैं और फिर यहाँ पर वो सीधे उसकी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही लगभग 250 किलोमीटर का सफ़र आगे बढ़ता है, तभी यहाँ पर उस व्यक्ति के पास में एक फ़ोन आता है जिसके साथ में उसकी पत्नी और बेटी होती है। दोस्तों, वहाँ पर उस फ़ोन को सुनकर एकदम से वो रोने लग जाता है और उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, क्या हुआ था, क्या फ़ोन पर उसके बातें समझ में आई थी जिसकी वजह से वो रोने लगा था। अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बिहार में एक जिला पड़ता है बेगूसराय और इसी का बरौनी एक क्षेत्र है जो रेलवे जंक्शन है। यहाँ से 10 जून 2025 सुबह के 7 बजे एक ट्रेन चलती है जिसका नंबर होता है 19038 अवध एक्सप्रेस और इसी ट्रेन में 3 लोग सवार होते हैं जिसमें उमा लाल, उसकी पत्नी सरस्वती और एक बेटी जिसका नाम किरण होता है। दोस्तों, ये तीनों के तीनों एक स्लीपर डिब्बे में चढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्हें कहीं भी सीट नहीं मिलती। जो भी व्यक्ति इनके पास आता या ये किसी सीट के पास जाते तो वहाँ से इन्हें आगे बढ़ा दिया जाता कि आप आगे देख लो, यहाँ पर कोई सीट नहीं है। उसी ट्रेन में एक लवकुश नाम का लड़का बैठा होता है, उम्र यही करीब 28 साल होती है, जिसकी सीट नंबर 55 होती है। अब यहाँ पर ये काफ़ी देर से जब इनको देख रहा था तो इन्हें अपने पास बुलाता है और पास बुलाकर इनसे कहता है कि आप लोग यहाँ पर बैठ जाइए। खुद इस सीट से खड़ा हो जाता है और यहाँ पर जो उमा लाल होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा तुम क्यों खड़े हो गए, तुम भी यहाँ पर आ जाओ। दोस्तों, अब यहाँ पर वो लड़का भी इनके पास बैठ जाता है। 2 रात 2 दिनों का ये सफ़र होता है। ट्रेन आगे बढ़ने लगती है। इधर जो लवकुश है उससे उमा लाल बहुत सारी डिटेल पूछने लगते हैं, बेटा कहाँ रहते हो, कहाँ जा रहे हो, किस तरह का काम है। तो लवकुश बताता है कि मैं बरौनी में ही इंडिया ऑयल रिफाइनरी है जिसमें सुपरवाइजर का काम किया करता हूँ। फिर उससे पूछते हैं कि बेटा तेरी सैलरी क्या है, तो वो बताता है कि मेरी 55,000 रुपये सैलरी है। दोस्तों, इधर वो अपनी बेटी के बारे में कहने लगते हैं कि मेरी बेटी भी ग्रेजुएशन कर रही है, फाइनल ईयर में चल रही है, अगर हो सके तो इसके लिए भी कोई जॉब देख लेना। तो यहाँ पर लवकुश कहता है कि हाँ अंकल जी, फ्रेशरों के लिए भी जॉब होती है, 25 से 30 हज़ार रुपये उनको मिल जाया करते हैं। आपकी बेटी का ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद उसे वहाँ पर जॉब लेने के लिए भेज देना। दोस्तों, इस तरह की इनकी बातें ही हो रही थी, तभी यहाँ पर लगभग दिन के 12 से 1 बजे का टाइम हो जाता है और अब इस जो उमा लाल है उसके पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन सुनते ही ये फपक फपक कर रोने लगता है। जो लड़का होता है लवकुश इसकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि अंकल जी हुआ क्या है, आप रो क्यों रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर ये अंकल जी कहने लगते हैं कि मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो यहाँ पर जो लवकुश है उनसे पूछने लगता है कि आपके पिताजी की उम्र कितनी थी। वो बताते हैं कि लगभग 90 साल उनकी उम्र थी। अभी हम अपने बेटे की शादी करके आए हैं और बेटी का जो पेपर है उन्हें दिलाने के लिए हम लोग यहाँ मुंबई में जा रहे थे, क्योंकि मुंबई में हमारा घर है और यहाँ जो हमारे बेटे की शादी हुई है वो बरौनी में हुई है, यहाँ पर भी हमारा घर है। अब बेटी का पेपर है तो उसके लिए हम मुंबई जा रहे थे। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पति पत्नी है वो कहने लगते हैं कि हमें तो वापस जाना पड़ेगा, लेकिन बेटी का पेपर है, उसे
कैसे यहाँ पर हम वापस ले जा सकते हैं, उसका तो जीवन खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर इस लड़के पर वो माता पिता बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा तुम हमारी बेटी को हमारे जगह तक छोड़ देना, ये पेपर दे लेगी और उसके बाद ये वहीं पर रह जाएगी, हम लोग वापस वहाँ पर पहुँच जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो लवकुश है वो भी कह देता है और लवकुश अब इनसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ से वापस कैसे जाओगे। तो ये लोग बताते हैं कि थोड़ा आगे एक स्टेशन है जिसका नाम नरकटियागंज है, वहाँ पर हम उतर जाएंगे और वहाँ से वापसी की ट्रेन ले लेंगे और सीधे अपने घर पहुँच जाएंगे। फिर ये ट्रेन मोबाइल में सर्च करके देखता है तो वो ट्रेन बिल्कुल रात की होती है और अगले दिन वो उनको पहुँचाएगी। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि आपका जाना तो ज़रूरी है, आप ऐसा करिए यहाँ से उतरकर एक टैक्सी ले लीजिए। अब ये लोग एकदम से शर्मिंदा से हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा हमारे पास टैक्सी के पैसे नहीं हैं, जो कुछ पैसे थे हमने वो बेटे की शादी में लगा दिया और 8 से 10,000 रुपये टैक्सी वाला लेगा। अब यहाँ पर ये लड़का कहने लगता है कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। अपने बैग से 10,000 रुपये निकाल कर इनके हाथ में दे देता है। कहता है कि आप टेंशन ना लो, आप बस वहाँ पर पहुँच जाओ। और उसके बाद इनसे कहता है कि आप ऐसा करना, अगर आपको कुछ और पैसों की ज़रूरत है तो मुझे बता देना, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा। वहाँ पर तो ये लोग कुछ नहीं कह पाते। जब ये लड़का इन्हें ट्रेन से नीचे छोड़ कर आता है तो वहाँ वो कहने लगते हैं कि बेटा अगर 30-40 हज़ार रुपये का इंतजाम और हो जाता तो मैं अपने पिता का क्रियाक्रम बड़े अच्छे ढंग से कर लेता। यहाँ पर ये लड़का इनसे इनका QR कोड वगैरह लेता है और इसके अकाउंट में 40,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र करने के बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ट्रेन आगे बढ़ने लगती है, सफ़र आगे बढ़ने लगता है। इधर जो लड़की होती है किरण, वो भी बिल्कुल मायूस सी एक कोने में बैठी होती है। वो ना तो बोल रही थी ना ही कुछ कह रही थी, चुपचाप बैठकर अपने सफ़र को पार कर रही थी। लड़का लवकुश उसके पास बैठता है और उससे तरह तरह की बातें करने लगता है। वो लड़की कम से कम 2.5 घंटे में जाकर नॉर्मल होती है। उसके बाद ये सफ़र आगे बढ़ता है। दोस्तों ये लड़का कहने लगता है कि आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाता हूँ, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। ये लड़की कहने लगती है चलो मैं आपका सर दबा देती हूँ। ये लड़का कहता है कि अरे नहीं नहीं, आप भला मेरा सर क्यों दबाओगे, आप लेट जाओ, मैं लेट जाता हूँ, लेटने से मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन वो लड़की जिद करती है, कहती है कि आप बैठो, मैं आपका सर दबाती हूँ। उसके बाद ये लड़की इसका सर दबाने लगती है। लगभग 10 से 15 मिनट तक सर दबाती है। उसके बाद इसको लड़के को नींद आने लगती है और ये लड़का नीचे जाकर सो जाता है। रात को करीब 12 बजे का वक्त रहा होगा जब माँ का अपनी बेटी के पास वीडियो कॉल आता है और माँ यहाँ उससे कहने लगती है कि बेटी कैसी है, सोई है नहीं सोई है, कहाँ सो रही है। तो ये बेटी पूरा जो कि डिब्बा है उसे दिखाती है कि मैं यहाँ पर सो रही हूँ और जो लवकुश हैं वो नीचे सो रहे हैं और मेरा सफ़र ठीक ठाक चल रहा है। माँ तुम कैसी हो, बहुत सारी बातें होती हैं। माँ कहती है ठीक है बेटा, बस मैं तो यही पूछ रही थी कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई। लेकिन अब यहाँ पर बेटी सोना चाहती है, वो भी थोड़ी देर के लिए सो जाती है। सुबह के करीब 3:30 पौने 4 बजे का वक्त रहा होगा जब इस बेटी को बाथरूम आने लगती है। अब ये जैसे ही उठकर देखती है तो जो डिब्बा है उसमें अंधेरा था, कोई एक आधी लाइट जल रही थी, बाकी लाइटें बंद थी। तो इसे डर लगता है। फिर ये कहती है कि यार अब मैं कैसे जाऊं। लवकुश को झंझोड़ने लगती है और कहने लगती है कि क्या आप मुझे बाथरूम तक ले चल सकते हो, मुझे बाथरूम बहुत तेज़ आ रहा है, मुझे बाथरूम करके आना, मुझे डर लगता है। दोस्तों लवकुश इसके साथ चला जाता है और वहाँ जाने के बाद दोनों अलग अलग बाथरूमों को यूज करते हैं और 1 मिनट के बाद दोनों बाहर आ जाते हैं और फिर वापस आकर ये यहीं इसी सीट पर बैठ जाते हैं। वो लड़का नीचे उसी फर्श पर लेटने लगता है तो ये लड़की कहती है कि अरे नहीं नहीं, आप ऊपर सो जाइए और मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ, मुझे अब नींद नहीं आ रही। तो ये लड़का कहता है अरे नहीं नहीं, आप सो जाइए, थक जाओगे, बहुत लंबा सफ़र है। फिर भी यहाँ पर ये लड़की जिद करती है लेकिन लड़का अपनी मर्यादा में रहता है, वो चुपचाप नीचे ही सो जाता है। दोस्तों जैसे ही अगली सुबह आती है, माँ का फिर से फ़ोन आता है। बेटी फिर पूरी डिटेल उसे बताती है और फिर ये लोग खाना पीना खाते हैं। दिन भर इसी तरह से कभी मोबाइल देखते, कभी बातें करते, ऐसे ही करके दिन कट जाता है। जैसे ही फिर रात आती है तो रात को फिर से ये लोग खाना वाना खाते हैं और खाना वाना खाकर ये लड़का होता है जो वो नीचे फिर सोने लगता है। लड़की कहती है कि आप भला आप नीचे क्यों सो रहे हो, ऊपर सो जाइए। तो यहाँ पर ये लड़का कहता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे नीचे ही सोना है। फिर ये नीचे सो जाता है और अगली सुबह 4 बजे इन्हें बांद्रा
पहुंचना था वो बांद्रा फिक्स टाइम पर ही पहुंच जाती है, 4 से 10-20 मिनट ऊपर, और फिर बांद्रा स्टेशन पर ये दोनों के दोनों उतर जाते हैं। ये लड़की अपने घर का एड्रेस उसे बताती है, वहाँ से ये लोग एक टैक्सी लेते हैं और टैक्सी लेकर सीधे उस घर पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद दोनों नहाते हैं, धोते हैं, फ्रेश होते हैं, और उसके बाद इस लड़की का पेपर था, उसी रास्ते में पेपर था जो रास्ता इसके दोस्त के घर का जा रहा था। दोस्तों अब यहाँ पर ये लड़की और ये दोनों एक ही ऑटो में बैठ जाते हैं और ये लड़का अपने दोस्त को बुला लेता है। दोस्त वहाँ पर आ जाता है, लड़की अपना पेपर देने के लिए चली जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर लड़की का जैसे पेपर समाप्त होता है, शाम को ये लड़का उस लड़की के पास में फ़ोन करता है और कहने लगता है कि आपका पेपर कैसे रहा। वो कहती है कि आप, मेरा पेपर बहुत अच्छा रहा और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपकी वजह से ही मेरा ये पेपर अच्छा रहा, नहीं तो मैं टाइम पर पहुँच ही नहीं पाती। दोस्तों उसके बाद ये लड़की इससे कहती है कि आपको अभी घूमने जाने के लिए जाना था, तो क्या आपके दोस्त आपको घुमा कर ला रहे हैं? तो यहाँ पर वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, उनके पास टाइम कहाँ है, वो तो बस अपने काम में ज़्यादा बिजी हैं। दोस्तों दरअसल 20 जून को दोस्त की शादी थी, ये 5-6 दिन पहले ही वहाँ पर पहुँच गया था। इसको भी मुंबई घूमने का शौक़ था, पहली बार मुंबई आया था, मुंबई घूमना है, लेकिन वहाँ पर इसे घुमाने वाला कोई नहीं होता। फिर ये लड़की कहती है कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ से बातें कर लेती हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें मुंबई घुमा लाती हूँ। फिर ये अगले दिन फ़ोन करती है और फ़ोन पर यही कहती है कि आप आ जाओ, मैं आपको घुमा देती हूँ। एक एड्रेस पर ये दोनों मिल जाते हैं और उसके बाद दिन भर ये लोग वहाँ पर घूमते हैं और घूमने के बाद शाम को ये अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे करके सफ़र आगे बढ़ने लगता है। ये हर दूसरे तीसरे दिन घूम कर आया करते और यहाँ पर इनका जो व्यवहार है वो भी आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। लड़की यहाँ पर उस लड़के के प्रति बहुत ज़्यादा भावपूर्ण तरीके से देखने लगती है, लड़का भी उसे अच्छी तरीके से देखता है, लेकिन यहाँ पर ना तो लड़की उससे कोई प्यार का इजहार करती, ना ही लड़का उससे प्यार का इजहार करता। और जैसे ही ये 24 जून को वापस आने वाला होता है, तभी यहाँ पर इस लड़के के पास जो लड़की का पिता है वो उनके पास फ़ोन करता है, उमा लाल। वो कहता है कि बेटा आप वापस आ रहे हो तो क्या आप मेरी बेटी को भी वापस ला सकते हो, क्योंकि 2-3 दिन के बाद हमारे यहाँ ब्रह्म भोज है और जब ये ब्रह्म भोज हो जाएगा तो उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर वापस मुंबई आ जाऊँगा, लेकिन अकेली वो वहाँ पर क्या करेगी, आप आ रहे हो तो मेरी बेटी को भी साथ लेवा लाओ। दोस्तों यहाँ पर ये लड़का लवकुश कहता है ठीक है जी, मैं आपकी बेटी को साथ लेवा लाता हूँ। और फिर वहाँ से वो ट्रेन में बैठकर वापस आने लगते हैं और जैसे ही 2 दिन के बाद वो वापस आते हैं, वापस आने के बाद ये लड़का इस लड़की को उनके घर पर छोड़कर जाता है और यहाँ से जाने लगता है। तो ये लड़की उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है कि मानो इसका सब कुछ लुट चुका है। लड़की कुछ कहना चाहती है लेकिन यहाँ पर कुछ मर्यादाओं के प्रति वो भी कुछ नहीं कह पाती। और लेकिन जब ये लड़का घर के कदम बाहर रखता है तो ये लड़की एकदम से बोल बैठती है कि लवकुश, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? मेरा मन तुम्हारे बगैर कैसे लगेगा, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। दोस्तों लवकुश उसकी तरफ देखता रह जाता है, कुछ भी अपने मुंह से नहीं बोल पाता। तभी यहाँ पर इस लड़की की माँ आ जाती है और इस लवकुश से कहने लगती है बेटा, मैं आपसे अगर कुछ पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तो यहाँ पर वो कहता है कि अरे नहीं नहीं आंटी जी, आप पूछिए तो सही, आप क्या पूछना चाहती हैं। फिर इसका हाथ पकड़कर एक कोने में लेकर जाती है और कहने लगती है कि बेटा, आपको मेरी बेटी किरण कैसी लगती है? तो यहाँ लवकुश कहने लगता है कि आप कैसी बातें कर रही हो, तो बहुत अच्छी है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो ये माँ अब उससे कहने लगती है कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो? दोस्तों यहाँ पर ये लड़का कहने लगता है कि इस सब के बारे में तो मेरे घर वाले बताएंगे, तो वही इस सब के बारे में बातें करेंगे, आपको मेरे घर वालों से मिलना होगा। तो माँ यहाँ पर कहती है कि पहले आप अपनी रजामंदी दीजिए, उसके बाद घर वालों के थ्रू हम तुम्हारे घर वालों से बातचीत करेंगे और फिर तुम्हारी शादी का एक टाइम फिक्स करेंगे। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का हाँ में सिर हिला देता है, कहता है कि ठीक है, आपको जैसा उचित लगे। उसके बाद ये लड़का अपने घर जाने लगता है। ये लड़की भी बार बार घूम घूम कर इसे ही देख रही थी। और फिर यहाँ पर अगले दिन जो ब्रह्म भोज होता है उसमें इस लड़के को निमंत्रण दिया जाता है। दोस्तों इस लड़के का जो घर होता है वो यहाँ इनके घर से लगभग 8 से 7 किलोमीटर की दूरी पर होता है। अगले दिन ये लड़का यहाँ ब्रह्म भोज में आ जाता है और उसके
2-3 दिन बाद ही जो लड़की के माता पिता है वो सीधे इस लड़के के घर पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर इनके घर वालों से काफ़ी सारी बातचीतें करते हैं और लड़की के बारे में भी बताते हैं और इस तरह से जो सफ़र कटा था उसके बारे में भी बताते हैं। जो इस लड़के ने मदद की थी उस सब के बारे में वो उनको बता देते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर वो माता पिता भी राज़ी हो जाते हैं और राज़ी होकर फिर इनकी बातचीत चलती रहती है। चलते चलते बातचीत मामला पहुँच जाता है 2026 में, क्योंकि जून 2025 का ये मामला होता है। और फिर 28 अप्रैल हाल फिलहाल जो अभी गई है 2026 को इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं और अपने जीवन को आगे बिता रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो लवकेश डागर का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। लवकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है वीरू भाई का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। वीरू जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रतनलाल शर्मा जी, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, बहुत सुंदर स्टोरी है। जय हिंद, जय भारत। कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभू, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है बिमलेश जी का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। दिनेश कृष्णा दास जी, बहुत ही मार्मिक कहानी है, एक अमर प्रेम कहानी है, मन को एक यादगार छाप छोड़ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता मुनमुन श्रीवास्तव का, वो लिखते हैं कि बहुत ही मार्मिक कहानी थी, दिल को छू लेने वाली कहानी थी। जय हिंद, जय भारत। जिला गोपालगंज, बिहार, वार्ड नंबर 23 से, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र कुमार जी, वेरी गुड स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद मेहरी जी हमें कमेंट करते हैं, वेरी नाइस। बिंदनी मेहरी जी, वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण स्वामी जी, बहुत अच्छी लगी आपकी कहानी, कोटपुतली राजस्थान से लक्ष्मण, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रोहितास गुज्जर जी, नमस्ते, नमस्कार जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है कमल सिंह जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती। कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है रतनलाल शर्मा जी का, शंकर स्वामी जी। उसके बाद में जो भूपेंद्र कुमार जी और अरविंद शाह जी भी हमें कमेंट करते हैं। दीपाली जी हमें कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी। और उसके बाद में विमला ग्रीफ्स जी कमेंट करती हैं। विनीता जी हमें कमेंट करती हैं। और उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है रणधीर चौहान जी का। वो कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। रणधीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो कमेंट आता है रोहतास गुज्जर जी का, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी हर दिन की तरह हमें बिल्कुल दिल को छू जाती है। हमारे को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।